हुई अक्सर पता ही नहीं चलता कि शौहर कौन सा है और देवर कौन सा। मैं देवर के सामने जाने से भी कतराती और ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजार लेती, लेकिन एक रात शौहर पास लेटा तो दिल धक धक करने लगा। आंखें मिलते लाइट जलाई तो होश उड़ गए, शौहर की जगह देवर। मेरी शादी हुई तो मेरे कमरे में 2 नौजवान दाखिल हुए। मैं नजर झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पांव ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे शौहर के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वो भी रात के इस पहर। जिसे मैंने नजरें ऊपर की तो मेरे होश उड़कर रह गए। दोनों की शक्ल एक जैसी थी, जरा सा भी फर्क ना था। बालों का स्टाइल तक एक जैसा था, हाथ पांव की बनावट भी एक जैसी थी। मैं तो चकरा कर रह गई, क्योंकि ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इनमें से हामिद कौन है और रामिज कौन। मैं भी इन्हीं बातों का अंदाजा लगा नहीं पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा, बताओ तुम्हारा शौहर कौन सा है? ये फैसला कैसे कर सकती थी मैं? क्या ये फैसला तो कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में जरा बराबर भी कोई फर्क न था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं कि दूसरा नौजवान भी आकर मेरे पास बैठ गया और फिर बड़ी बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा, मैं रामिस हूँ और ये हामिद है, मेरा भाई। इस नौजवान की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंकशाफ था। वो दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि रामिस का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे इस बात का इल्म था कि ये 2 भाई हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि जुड़वा हैं। क्योंकि मेरी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि इसका एक और बेटा बैरून मुल्क में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वो भी पाकिस्तान में सेटल हो जाए, लेकिन वो नहीं सुनता। बहरहाल मैं अभी भी शशोपंच में मुब्तला थी। मुझे लगा शायद वो शख्स रामिस बन के मेरा हाथ थामने आया है, कहीं वो मेरा देवर ही ना हो और मजाक में ये सब कह रहा हो। मैं बेहद नर्वस थी। मैं परेशान सी बैठी थी कि जब हामिद बेड से उठा और कहने लगा कि यही आपके शौहर हैं भाभी, मैं तो यहाँ बस महीना 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस फ्रांस चला जाऊंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा भी बंद कर गया। मेरी उड़ी हुई रंगत को देखकर रामिस हंसने लगे। कहने लगे, बस मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही तासुरात तो देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी लाहक होती है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी की डिबिया निकाली, मुझे रूनुमाई की अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़े बेतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम किया। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ था। मैं रामिस के साथ कुर्सी पर बैठ गई जब एक ऑमलेट हामिद ने मेरे सामने रखा। कहने लगा, ये चीज ऑमलेट है भाभी, इसे खाकर देखें कि कैसा बना है। ये कहकर वो कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, आप इस मामले में बड़ी ही बदनसीब हैं, क्योंकि रामिस को 1 कप चाय भी बनाना नहीं आती। हाँ, लेकिन मेरी बीवी के बड़े ऐश होंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। वो खासा बातूनी किस्म का था। जब तक नाश्ता करता रहा उसकी जबान टर टर चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना सा था। बहुत जल्द वो मुझसे घुल मिल गई थी। शादी के बाद रामिस मुझे चंद दिन के लिए इस्लामाबाद ले गए। जब हम वापस आए तो मैंने किचन संभाल लिया। अब उसके साथ गुजरे लम्हात मेरे लिए खूबसूरत यादगार थे। एक बार रात को रामिस के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे आज बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करवाएंगे। मेरी सास इजाजत दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला। सामने रामिस ही खड़े थे। मैंने उनके हाथ से उनके ऑफिस की फाइलें ली और कहा, आपको अपना वादा तो याद है ना? मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाएं, फिर अपना वादा पूरा करें। वो मुझे मुताज्जुब से देखने लगा। कहने लगा, कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूर कर देखा। मैंने कहा, मुझे बनाने की कोशिश मत करें, आपने सब खुद कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैंने कब इनकार किया है? इसके बाद वो कहने लगे, चलो अभी चलो मेरे साथ, ये ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, चाय तो पी लें। लेकिन रामिस को शायद ज्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हमने खाना भी खाया, मुझे आइसक्रीम भी खिलाई और फिर वापस घर ले आए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साथ हामिद बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह जान नहीं पाई थी। इसके बाद रामिस का कहकहा गूंजा और वो हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गए। हामिद ने जोरदार थपकी उसकी कमर पर मारी। कहने लगे, बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। ये सुनकर तो मैं हैरत के समंदर में वातजन हुई थी, यही कि जिसके साथ मैं अभी डिनर कर आ रही थी और रामिस नहीं बल्कि हामिद था। लेकिन उसने तो मुझे जरा भी शक नहीं होने दिया कि वो रामिस नहीं है। मैंने घूर कर हामिद की तरफ देखा तो फिर उसे हंसने लगा और कहने लगा,
बड़ी भुलक्कड़ बीवी पाई है तुमने। रामिस मियाँ, मजाल है कि उसे शक भी हुआ हो कि मैं उसका शौहर नहीं बल्कि देवर हूँ। ये सुनकर मैं तो अब खौफजदा हो गई थी। रामिस मुझे जब भी कहते कि वो मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मैं फट से इनकार कर देती। समझ ही नहीं आती थी कि रात को जो आएंगे वो हामिद होंगे या रामिस। मेरी शादी को 1 महीना गुजरा था कि मुझे चक्कर भी आने लगे। मेरी सास मुझे हॉस्पिटल ले गई तो मुझे डॉक्टर ने जो खबर सुनाई मैं बयान नहीं कर सकती। मैं उम्मीद से थी और ये खबर जब रामिस को पता चली तो वो मुझसे ज्यादा खुश था। सास कहने लगी कि शादी को 1 माह हो गया है, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई, कुछ दिन मायके रहा। मैं मायके चली गई। 15 दिन बाद जब मैं राना लेने आई तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। शेफ भी बड़ी हुई थी, काफी संजीदा लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे? जो ये हुलिया बना रखा है। मेरी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सजी थी। कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था, देखो इसीलिए मेरी ये हालत हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा था कि वो इन चंद दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर काटे हैं, लेकिन वो तो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। ये देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, रामिस आप सोफे पर क्यों लेट गए हैं? कहने लगे, मेरे सर में शदीद दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम करो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपना करीब देखकर वो उठकर बैठ गई। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, रामिस क्या मुझसे नाराज हैं कि मैं मायके में इतने दिन क्यों रह कर आई हूँ, इसीलिए आप सोफे पर सो रहे हैं? मेरी आंखें न चाहते हुए भी नम हो रही थी। मैं तो उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, लेकिन वो तो मुंह मोड़े सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, अरे नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा, तुम्हारा हक बनता है मायके में जाकर रहो। फिर कहने लगे, मैं तुम्हारी डॉक्टर से मिलकर आया था, वो कह रही थी कि आपकी वाइफ बहुत कमजोर है, इसीलिए बेहतर ये है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। रामिस की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। वो कहने लगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये पूरा वक्त एहतियात से गुजर जाए, तो आराम से तुम बेड पर जाकर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाया करूंगा। सब जैसे ही रामिस ऑफिस गए, कुछ देर बाद हामिद घर आ गया। वो बड़ा चुप सा था। मेरे सास के पास बैठकर कहने लगा, अम्मी मुझे अब वापस जाने की इजाजत दे दें। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे फ्रांस ही वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें फ्रांस नहीं भेजूंगी। वो कहने लगा, मुझे अभी 2-4 साल शादी करनी ही नहीं है, जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर मेरी सास सोने लगी। हामिद उन्हें संजीदगी से देख रहा था। कहने लगा, अम्मी क्या हो गया है आपको? ये कहकर उसने मेरी सास को अपने साथ लगा लिया। वो कहने लगी, तुम 2 ही तो बेटे हो मेरे, और कोई औलाद तो है नहीं। मैं तुम्हें यहीं देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती थी। तुम इतनी दूर परदेश में चले जाते हो और 3-4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह जायज थी। हामिद को चाहिए था कि वो भी यहीं पर सेटल हो जाता। बहरहाल उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाभी आप ही अम्मी को समझाएं। मैंने कहा, अम्मी तो अपनी जगह ठीक है, तुम क्यों जिद पकड़े हुए हो? जब वो नहीं चाहती है तुम बैरून मुल्क में रहो तो यहीं पर अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि बजाय आप अम्मी को समझाएं, आप उल्टा मुझे ये समझा रही हैं। रहने दें, ये आपके बस की बात नहीं। मैं रामिस से कहूँगा कि वो अम्मी को समझाए। मुझे हर सूरत फ्रांस जाना है। हामिद ये कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी, ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा मुंह देख कर जाना। ये सुनना था कि हामिद ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा था। वो अब भी आंसू बहा रही थी। फिर वो कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही वापस आया और हाथ में फाइलें पकड़ी थी। मेरी सास गुस्से से पूछने लगी, ये किस चीज की फाइलें हैं? तुम बाज नहीं आ रहे? तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरी सास ने बुलंद लहजे में पूछा। कहने लगा, नहीं अम्मी, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने लगा हूँ, आप नहीं चाहती इसीलिए नहीं जा रहा। ये सुनकर मेरी सास को कुछ इत्मीनान हुआ। रात को रामिस ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगे। मैंने उनका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, यहाँ बैठे मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ माह ही तो रह गए हैं नए मेहमान के आने में, हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करें। ये कह के मैंने रामिस के कांधे पर सर रख दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक झटके से वो मुझसे पीछे हटे थे। उनकी ये हरकत देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ? कहने लगे, कुछ नहीं। फिर कहने लगी कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से उठी थी। मैंने देखा कि रामिस ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी रामिस मुझे कोई भी काम नहीं कहते थे, ऑफिस भी खुद ही चले जाते थे, मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। दोपहर के टाइम हामिद घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। ये सुनते ही मेरी सास खुश हो गई। हामिद के सर पर बोसा दिया, बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो
चंद माह में इसकी भी शादी कर दूंगी। ये सुनना था कि हामिद तो हत्थे से उकड़ गया। कहने लगा मुझे कोई शादी नहीं करनी, समझी आप? अगर आपने ऐसी कोई भी कोशिश की तो मैं वापस फ्रांस चला जाऊंगा। बेशक आप मुझसे नाराज होती रहें तो हो जाए। मुझे लगा शायद वो फ्रांस में किसी लड़की को पसंद करता है, जब इतने गुस्से में ये बात कह रहा है। मैंने सोचा मुझे इससे पूछना चाहिए, इसीलिए शाम की चाय बनाकर मैं उसके कमरे में आ गई। मुझे देखकर वो उठकर बैठ गया और कहने लगा भाभी आप मुझे कह देती, मैं खुद बाहर आ जाता। अपना ख्याल रखा करें, क्यों मेरे लिए चाय ला रही हैं? मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई और कहने लगा क्या बात है? मैंने कहा एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? वो कहने लगा जी कहें। मैंने कहा क्या फ्रांस में तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर कुछ देर वो मुझे देखता रहा। कहने लगा हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा ठीक है, मैं अम्मा को उस लड़की के लिए राजी कर लेती हूँ। वो कहने लगा वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगी, इसीलिए आप अम्मा को राजी करें कि मुझे यहाँ से जाने दें। ये सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि अम्मा तो इस बात पर कभी राजी ना होती। चंद माह बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। मैं बेहद खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर वारी सदके जा रही थी, लेकिन रामिस बहुत खामोश था। बार बार बच्चे को देखता और फिर नजरें हटा देता। मेरा बेटा 2 माह का हो चुका था। मैंने ये बात नोट की कि अब भी रामिस सोफे पर ही सोते थे। कहते थे मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने रामिस से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर, मैं कुछ नहीं जानती। ये सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं? उन्होंने झट से मेरे हाथ से अपना हाथ जुदा किया था। टप टप आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे मैं सब्र कर करके थक चुका हूँ, मेरा ज़ब्त जवाब दे चुका है। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे फिर रामिस नहीं हूँ मैं, हामिद हूँ। ये सुनकर मेरा तो दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक ये शख्स कैसे मेरे साथ कर सकता था? और रात के इस पहर रामिस ने इसे इजाजत कैसे दी थी कि वो मेरे कमरे में आए? मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? इस वक्त मेरे कमरे में हो, कहाँ है रामिस? मैंने उनसे बात तक नहीं करूंगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाजत दे दी? कैसे? ये कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा भाभी पहले मेरी बात सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वो कहने लगा कि जब आप मायके गई थी उस वक्त मैं और रामिस एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी उलट चुकी थी। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा कि रामिस उसी वक्त मर चुका था। ये सुनना था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा वो मुझे मौत की सजा सुना रहा है। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो रोजाना ये कहकर मैं चुप हो गई। मुझे याद आने लगा कि मैंने उस 9 माह के अरसे में रामिस और हामिद को इकट्ठा एक साथ नहीं देखा था। रामिस ऑफिस जाते तो पीछे से हामिद आ जाता। रात को रामिस आते तो ये कहते कि हामिद अपने दोस्तों में बैठा है, देर से घर आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वो खुद ही आकर सो जाएगा। वो कहने लगा मैं पिछले कई माह से हामिद और रामिस बनकर ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी भी हालत ऐसी थी कि गम अगर मैं आपको पहले बता देता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी खत्म हो जाती, और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में ज़रूर आए। कहने लगा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अम्मा से कुछ मत कहिएगा, उनसे कहें कि वो मुझे फ्रांस जाने दें। मैं हामिद बनकर वापस फ्रांस चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊँगा, फिर यहाँ रहूँगा रामिस बनकर हमेशा के लिए। उसकी ये बात सुनकर मैंने हैरत से उसको देखा था। मैंने कहा तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? कहने लगा कि मैं आपसे निकाह कर लूँगा, लेकिन ये निकाह मेरी वालदा के इल्म में नहीं आना चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही रामिस हूँ और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता, न ही अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। कुछ ही दिनों बाद हामिद मुझे एक मस्जिद में ले गया, जहाँ उसने मुझसे निकाह पढ़ाया और हामिद बनकर हमेशा के लिए फ्रांस चला गया। 10 साल बीत गए इस बात को, और मेरी सास अभी भी यही समझती हैं कि रामिस ही मेरे पास रहते हैं और हामिद ने वहाँ शादी करके माँ को बिल्कुल भुला दिया है। शायद ये राज मेरी सास के साथ कब्र में जाएगा।